आप लोग बस मुझे देते जाइए कहाँ से है अपने नाम के साथ। यस दिव्या, आप बीबीएस से पास आउट हो क्या? बीबीएस ओके। संजय इलाहाबाद से। आप? दीपक सिंह फुलवार। हम आपको बैठ अवनीश कुमार ठाकुर, विष्णु सोमकर, विमल कुमार, संतोष कुमार यादव अयोध्या। शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, अमरजीत अम्बेडकर नगर। अभिषेक यादव इलाहाबाद। सौरभ सिंह यादव इलाहाबाद। आशीष यादव प्रयागराज। नीरज कुमार ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि लोगों के नाम पर कानपुर के स्थायीवासी के रूप में 2 या 3 ही छात्र और छात्राएं हैं। लेकिन बस एक चीज आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि इसमें जीआरएफ कितने हैं? सारे जीआरएफ में सब। वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ ओनली नेट 1 है? 2 और 3 है। मतलब कैटेगरी जितने भी हैं उसमें 2 3 ही हैं स्टूडेंट। वेरी गुड। तो ये जीआरएफ आपका हो गया है खाली। तो आप लोगों के लिए तो ये स्वर्णिम मौका है कि आप इसको अच्छे से क्लियर करिए और क्लियर करके कोई भी अपनी लापरवाही के कारण इस स्वर्णिम मौके को ना करें। ठीक है? और इसको करते करते अपना टॉपिक और वो सारी सब चीजें जिसमें आपका रुझान हो वो सारी सब चीजें कर लीजिएगा। और जो दोनों बार का जो पेपर का अनुभव है वो सब्जेक्टिव ही आया है, लेकिन इस बार क्या हो पता नहीं है। लेकिन जो प्री पीएचडी कोर्स के बाद जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव ही होता है आपका। तो विषयवार अध्ययन आपको बहुत ही विस्तृत रूप में जानकारी करने की आवश्यकता होती है। जीआरएफ हो जाने से ये मतलब नहीं है आपका कि आपको अब अध्ययन की आवश्यकता नहीं है ना। आज के दौर में ना हम नहीं कह सकते, तो शायद आप भी उस बात को नहीं कह सकते हैं। और जैसे कि मुझे टॉपिक दिया गया है कि मैडम आप रीतिकाल कर लीजिए, तो रीतिकाल पर मैं विषय पर सीधे आ रही हूँ कि रीतिकाल जैसे कि एक सारे हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा नीरस और सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे कम रुचिकर काल में से रीतिकाल रहता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मेरा जो टॉपिक मुझे बताया गया है वो रीतिकाल पे बताया गया है और हम 3 दिन तक इसी पर पूरा विषयवार विस्तृत अध्ययन एक छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के करेंगे। मैंने तो पूरी मेहनत करके रीतिकाल पर पीपीटी तैयार करा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको सारी चीज आपको डिस्क्राइब करूँ। मेरा यही मतलब था कि आप पीपीटी ले करके उसमें से आपको जो नोट डाउन करना है कीवर्ड्स वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी डिटेल मैं लिखा दूंगी आपको। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था है हम उसी के अनुरूप आपको काम बताएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था है उसी के अनुसार चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो मैंने पहली स्लाइड बनाई है, मेरा परिचय तो आप सभी ने मिल गया है आपको, लेकिन उन सब के साथ परिचय का मैं असली मादा ये जानती हूँ कि मैं जो विषय पढ़ाने आई हूँ उससे आपको फायदा हो और आप उसका लाभ ले सकें। रीतिकाल हम लोग ये शायद आफ्टर 10 इस काल को पढ़ते आते हैं, ठीक है, रीतिकाल। लेकिन रीति शब्द सबसे पहले मैंने जो स्लाइड बनाई रीतिकाल नामकरण और वर्गीकरण, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स जो मैं बोलती जाऊं वो कृपया करके आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि समझना और हमारे पास पॉइंट्स ऑफ ज्ञान होना उसका बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए होता है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे वहां पर, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको खाली पॉइंट्स का काम नहीं करेगा, आपको मैटर भी चाहिए होता है और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उस मैटर को सोचे ज्यादा देर तक, तो आपका लिखने में समय चला जाएगा आपका, क्योंकि समय सीमित होता है और हमें क्वालिटी मैटर की देनी होती है। क्योंकि रीतिकाल को लिखना एक सहज कार्य है, लेकिन रीतिकाल में जो पूछा गया है वो लिखना सहज कार्य नहीं होता है। तो मैं ये अपेक्षा आप सभी स्टूडेंट से करूंगी, क्योंकि आप साधारण छात्र छात्राएं नहीं हैं, आप असाधारण हैं, तो आपकी कार्यशैली भी असाधारण ही होनी चाहिए, क्योंकि आप चुना हुआ वो गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते की महक आपकी कार्यशैली से आनी चाहिए। क्योंकि अगर गुलाब महकता है तो वो अपनी खूबी के कारण महकता है, फूल होने के नाम पर महकता नहीं
ठीक है, मेरी जैसे ये अपेक्षा है आप सबसे, ठीक है, आपकी जो अपेक्षा है वो शायद मैं फुलफिल करने का 100% अपना प्रयास करूंगी, लेकिन मेरी अपेक्षा आपसे यही है कि 3 दिन बाद जब मैं रीति काल कर जाऊं तो जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, वो मैं पूरी तरीके से उसको पूरा कर सकूं, ठीक है। सबसे पहले रीति काल में नामकरण पे आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में रीति काल का जो नामकरण है वो विवादास्पद रहा है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल के नामकरण के हिसाब से 1700 से 1900 संवत माना जाता है, ठीक है। और इसको मध्यकाल की संख्या में हम के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन पूर्व मध्यकाल क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं पूर्व मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका आचार्य शुक्ल की जो समय सीमा है वो समय सीमा आपका 1700 से 1900 है, ये बात आप नोट कर लीजिए साथ साथ, और ये शुक्ल जी के अनुसार है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या शुरू हुआ? ये तो सिंपल सारी सब चीजें हैं, लेकिन ट्विस्ट कहां से शुरू हुआ? जब मतांतर शुरू हुआ। मतांतर मतलब रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ये सब छोटी थोड़ी चीजें आपको पता होगी, लेकिन नोट डाउन करते जाइए प्लीज। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। लेकिन श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्यों कहा रीति काल? जैसे कि हम जानते हैं कि श्रृंगार की अधिकता होने के कारण, श्रृंगार की अधिकता, श्रृंगार के दो पक्ष संयोग और वियोग, दोनों ही वर्णन अधिक मात्रा में आपके रीति काल में हमें प्राप्त हुए हैं। तो श्रृंगार की अधिकता होने के कारण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा कि ये श्रृंगार का नाम कहना उचित होगा। लेकिन इस पर भी, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक नागरिक है, तो साहित्य भी समाज से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो समाज में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस बात के साथ तर्क होना चाहिए। ऐसे ही नहीं अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल प्रलाप को कभी भी स्थान नहीं मिला है, ना कक्षा में मिला है ना ही समाज में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साहित्य की बात कर रहे हैं, तो साहित्य में कहा गया अगर श्रृंगार को ही हम श्रृंगार काल कह देंगे तो क्या वीर और जो सुक्ति परक और नीति परक जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो माना कम संख्या में है, लेकिन कम संख्या में होने के नाम पर उनका स्थान बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस नाम को का खंडन कर दिया गया कि श्रृंगार काल अधिकता तो है, लेकिन यही नामकरण पूर्ण रूप से हमको न्याय नहीं दिला सकता, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं अलंकृत काल। अलंकृत काल विश्वबंधु का दिया गया है। विश्वबंधुओं का नाम आपको तो पता होगा, तीनों विश्वबंधु का नाम प्लीज एनीवन एक्सप्लेन। शुभदेव, यस वेरी गुड, ठीक है। बस इस तरीके से याद रखिएगा, तीनों भगवान के नाम है, ठीक है। शुभदेव अलग है, बल्कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुभदेव शलजम अलग, शुभदेव बिहारी, ठीक है। तो विश्वबंधु ने अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल के लिए तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, केशव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जलति सुजति सुलक्षणी सुब्रत भूषण में विराजनी। ये बात बहुत सहजता से कह दी गई कि कविता रूपी कामनी का स्थान और उसकी महत्ता उसके अलंकरण से और ज्यादा द्विगुणित, चार गुणित हो जाती है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या कविता रूपी कामनी अगर अलंकार नहीं कर दी गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, द्विगुणित हो जाती है, चार गुणित हो जाती है, लेकिन अस्तित्व होगा तभी तो द्विगुणित और चार गुणित होगी, है ना। अस्तित्व ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो अलंकार के साथ क्या रस भूल गए, नायिका भेद भूल गए, काव्यांग निरूपण भूल गए, काव्य के अंग क्या केवल अलंकार होते नहीं होते, ठीक है। तो अब हम आ गए अलंकृत काल के खंडन की ओर कि क्या काव्यांग निरूपण में अगर अलंकृत काल को ही हम सर्वमान्य सिद्ध कर देंगे तो सारे काव्यांगों को और नायिका भेद निरूपण को हम उचित स्थान नहीं दे पाएंगे। तो जब उचित स्थान नहीं दे पाएंगे तो उसका क्या मात्रा होगा कि हम अलंकृत काल को भी, नामकरण को भी उचित नहीं ठहराते हैं पूर्ण रूप से, शत प्रतिशत रूप से, ठीक है। अब हमारा लास्ट नाम आया रमाशंकर शुक्ल रसाल का कलाकार, ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो ये बात कही, कलाकार निश्चित रूप से कुछ हद तक सहमत हो जाते हैं। क्यों सहमत हो जाते हैं? क्योंकि कलाकार कहने से किस पक्ष की प्रधानता हो जाती है? कला पक्ष की प्रधानता हो जाती है। तो कला पक्ष की जब प्रधानता हो जाती है तो हम क्या कहते हैं उसको कि भाव पक्ष की आत्मीयता जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। ये बात बताइए कि नायिका भेद वर्णन था, काव्यांग था, संस्कृत काव्य शास्त्रों का निरूपण था,
रीति को प्रधानता दी गई थी, विशेष परिपाटी चलाई गई थी, तो बिना विषय वस्तु के क्या कला का अस्तित्व है? ठीक है, क्योंकि यहाँ कला से आशय स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, कला का स्पष्ट यहाँ पर आपका रस छंद अलंकार, आपकी शैली, इन सब से ही है। ठीक है, भाषा, इन सब से ही कला की प्रधानता है। तो अगर कलाकार कह दिया गया, तो जब हम आत्मा को ही नहीं पकड़ेंगे तो शरीर का अस्तित्व है? बिना आत्मा के तो शरीर निर्जीव है। और भाव क्या है? आपके काव्य की, कहानी की, शरीर की आत्मा है। ठीक है, जितना पढ़ाया है नामकरण में, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन इसको समझने में मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपका इसमें आता है रीति शब्द की व्याख्या। ठीक है, रीति शब्द के लिए सबसे पहले किस रीति का के लिए ये बात यहाँ पर सामने आई? रीति काल की विशिष्ट पद रचना रीति। ठीक है, हाँ, विशिष्ट पद रचना रीति और रीतिरात्मा काव्य से, ये संस्कृत काव्य शास्त्र के वामन आचार्य वामन द्वारा ये हमें बताया गया। ठीक है, और कहा भी गया कि विशेष प्रकार की पद रचना को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये कह दिया गया रीति, एक 2-3 लाइन रीति के बारे में स्पष्ट रूप से बिल्कुल सीधे सीधे लिख लीजिए इसको, कि संस्कृत काव्य शास्त्र में 2 या 3 लाइन है, डायरेक्ट आप लिख लीजिए। संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रमुख रूप से रीति को काव्य रचना पद्धति के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्रयुक्त होने लगा, जिनमें विभिन्न काव्यांगों रस, अलंकार, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद, नायिका भेद, आदि के लक्षण और उदाहरण दिए गए। आदि के लक्षण और उदाहरण दिए गए। ठीक है, इतना आपका ये रीति से संबंधित पर्टिकुलर रीति शब्द को जो लेकर के लिया गया, विशिष्ट पद रचना रीति, रीतिरात्मा काव्य से, तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा और ये आप सब पूर्व इससे ज्यादा परिचित है। ठीक है, इसके साथ while you go here in between class, please maintain decorum. अच्छा, इसके बाद हम लोग आपका ये कह सकते हैं कि आपका रीति शब्द के बाद हम अगर लेते हैं तो रीति हमारी शैली में भी आती है। वैदर्भी, गौड़ी, ये रीति आती है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें 3 लाइनें 2 लाइनें एक साथ ये भी ऐड कर लीजिए कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के रचयिता, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के रचयिता, सूत्र वृत्ति के रचयिता रीति को वैदर्भी, गौड़ी, कुछ लोग गौड़ी लेते हैं, कुछ लोग गौड़ी करते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। गौड़ी व पांचाली जैसे वर्ण विन्यास व शब्द रचना पर आधारित पद्धतियों का
कर दिया। ठीक है, ये आपका दूसरा एक पक्ष ले लिया गया शैली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भाषा शैली को जिसको हम लोग रीति को सबसे पहले और कला पक्ष की ओर ले जाते हैं इसीलिए। अच्छा, तो ये एक अपने आप में कॉमन एक शब्दावली जो व्यवहारिक शब्दावली है कि विशेष परिपाटी या विशेष शब्दावली के चयन को ही हम रीति की संज्ञा देते हैं। जब विभिन्न हम नाम लेंगे, इसमें डॉक्टर नरेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के कथन जो आपको मिले ऐड कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग सब अपने आप में विशिष्ट शिक्षा लेकर के यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि जब भी आप विस्तृत उत्तर लिखते हैं तो आपके मैटर को प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप सिंपल बीए एमए की तरह अपनी शैली यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीए एमए में हम कैसे लिखते हैं ये शायद हमसे ज्यादा कोई और उसकी असलियत नहीं जान सकता है। ये इस विषय का हम यहाँ पर चर्चा करने नहीं आए, लेकिन जो मुख्य बात यहाँ पर है कि आपकी जो शैली होनी चाहिए वो थोड़ा सा लगे कि ये पीएचडी के स्टूडेंट है जो भविष्य में शोध के लिए आप आगे काम करेंगे और देश के भविष्य निर्माता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप आगे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शैली का मतलब मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रही थी कि आप कोटेशन को ज्यादा प्रधानता देंगे, चाहे वो कोटेशन का मतलब गद्य का हो या पद्य का हो। ठीक है, अपनी बात 4 लाइन में कहिए और उसको प्रमाण दीजिए एक कोटेशन से। प्लीज ये चीज अपने आंसर में विशेष रूप से, ये सब टिप्स हैं कि आप जो भी करेक्शन करने जाएंगे, ठीक है, कॉपीज जो भी करेक्शन करने जाता है, हिंदी परिवार का ही कोई एक शिक्षक होता है, ठीक है, तो वो उसकी मानसिकता यही होती है कि हम ये बच्चों का करेक्शन कर रहे हैं तो हम इनसे भी अपेक्षा है, ठीक है, और फिर उसमें पढ़ते तो सब क्लास में है, लेकिन उसमें कोई टॉप करता है, कोई सेकंड लास्ट प्राइज में आता है, ठीक है, वो किसके कारण से आता है? अपनी शैली के कारण आता है, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट नहीं जानते, हम आपको कैसे जानेंगे? आपके विषय वस्तु के आधार पर ही जानेंगे, ठीक है, ठीक। हाँ, अब इसमें हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रीतिकाल का नामकरण, रीति शब्द की व्याख्या हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट अब आ रहा है रीतिकाल के काव्य का वर्गीकरण, रीतिकाल के काव्य का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें अभी मैं डिटेल में हर एक काल को लूंगी, लेकिन अभी जो मैंने शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, फिर एक एक काल को लेकर के हम डिटेल में वर्णन करेंगे। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति। और अब आप इसको, जब आपका रीतिकाल का कोई क्वेश्चन आएगा, अभी जब मैं लास्ट में आऊंगी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूंगी जो 2 बार के आपके पीएचडी में रीतिकाल से पूछे गए, ठीक है, और जो अनुमानित है रीतिकाल के लिए, तो 5-6 सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आई होप कि उसी से आपके वो क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। और इसमें जो चार्ट होता है वो चार्ट बना करके ही अपना प्रेजेंटेशन कीजिएगा। रीतिकाल का कोई आता है रीतिकाल, ठीक है, आपका रीतिकाल एरो करके रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और जो प्रमुख कवि है वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद जब आप डिटेल देंगे तब उस काल का निदान करके डिटेल में उसका प्रवृत्तियां, उसके बारे में उसकी परिभाषा इस तरीके से करें। मतलब आपको मैं मैटर के साथ साथ उत्तर किससे बताती जा रही हूँ। देखिए, आपका ज्ञान किस सीमा तक है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक प्रॉपर वे में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आपका और मेरा टारगेट दोनों एक है कि आप अपनी पीएचडी में बेस्ट नंबर से पास हो, और वो आपके अनुसार हो, आपके मानक के अनुसार, ठीक है। तो इसको अगर किसी को लग रहा है तो थोड़ा सा किडिश नहीं है, ये एक प्रॉपर चैनल से पढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है। रीतिबद्ध में चिंतामणि, प्रमुख कवि लिखा है, जो आपको चार्ट जब आप बनाओगे, चार्ट जब बनाओगे तब आपका उसका होगा, ठीक है। चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, ग्वाल, भिखारी दास, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र। मैं रिपीट कर रही हूं, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, ग्वाल, भिखारी दास, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, ठीक है। मेरे ख्याल से माइंड नहीं, लेकिन पीछे तक वॉइस क्लियर हो रही होगी लास्ट में तक। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन लगे यू कैन आस्क, ओके। हाँ, रीति सिद्ध बिहारी लाल, एक मात्र कवि सब आपको पता है, बिहारी लाल, ठीक है।
अब रीति मुक्त में आ गया। रीति मुक्त में पहले प्रमुख कवि लिखे, लेकिन उसके बाद कई उपवर्गों में रीति मुक्त कवि विभाजित हैं। कई उपवर्गों में, उपवर्ग में लिखाऊंगी। रीति मुक्त कवि में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ठीक है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये प्रमुख हो गए। अब इसके उपवर्ग हैं। उपवर्ग, ये उपवर्ग आप चार्ट में नहीं बनाएंगे। ये उपवर्ग जब आप रीति मुक्त कवियों की कोई विशेषता लिखेंगे, और देखिए ये चार्ट आपका तीनों में जाएगा, चाहे रीति सिद्ध पूछा जाए, रीतिबद्ध पूछा जाए, चाहे रीति मुक्त पूछा जाए, या आपका केवल रीति काल ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। कोई भी यानी 4 वर्ग आ गए, रीति काल तो सब समाहित है, और अगर एक वर्ग भी पूछा जाएगा तो भी आप ये चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब जो उपवर्ग है पहला नोट करिए, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि जिन्होंने रीति परंपरा और संस्कृत काव्यशास्त्र का वर्णन काव्यांगों का ना करते हुए भी श्रृंगार की प्रधानता रखी है, जैसे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ठीक है। हाँ, दूसरा ऊपर रीति मुक्त प्रबंधकार। रीति मुक्त प्रबंधकार तो रीति मुक्त प्रबंधकार में लाल कवि का छत्र प्रकाश, लाल कवि का नाम है छत्र प्रकाश। ये इनका क्या है, प्रबंध मतलब महाकाव्य, ठीक है। छत्र प्रकाश। सूदन का सुजान चरित, सूदन का सुजान चरित, ठीक है, ये प्रबंधकार के रूप में आ गए। तीसरा उपवर्ग है रीति मुक्त कवियों का रीति मुक्त सूक्तिकार। रीति मुक्त सूक्तिकार, ठीक है। सूक्तिकार में घाघ, भड्डरी, बैताल। घाघ, भड्डरी, बैताल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये सूक्तिकार सूत्रात्मक शैली में, क्योंकि रीति मुक्त थे तो रीति मुक्त होने के नाम पर इनका फोकस केवल रीति के वर्णन के आधार पर नहीं था। इन्होंने सर्वजन हितकारी, जो लोकोपदेशक था, लोकहितकारी था, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, इसी आधार पर कहा जाता है। खाली श्रृंगार का और पांडित्य प्रदर्शन का अगर वर्णन हो जाए तो साहित्य सीमित हो जाए, एक काल विशेष तक सीमित हो जाए। आपका असीमित अगर है तो वो इन कुछ विशेषताओं के कारण ही है। कितने हजारों साल पहले लिखा गया साहित्य आज हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के आए, आज आप पढ़ रहे हैं, तो ये जीवंत आज भी क्यों है, कालजयी क्यों है आज भी, इसीलिए कालजयी है। क्यों? क्योंकि इस साहित्य में जीवंतता बनी हुई है, इसकी उपयोगिता बनी हुई है। ये ऐसे घाघ, भड्डरी, बैताल ये बहुत उपेक्षित कवि हैं, ठीक है। आप इनको आप एज ए रिसर्च टॉपिक में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये जान रही हूँ उनका साहित्य बहुत ज्यादा, जो लखनऊ के बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में जाएं, इनकी जो बुक्स हैं वो इतनी ज्यादा वहां पर बुक्स हैं, कृषि दर्शन और ये सब सब चीजें लिखी हैं, वो वहां पर इनका पर्याप्त साहित्य है। और घाघ, भड्डरी, बैताल का तो अभी तक अपने जो कानपुर विश्वविद्यालय का अगर आप करते हैं इसमें सारी चीजें, तो आपको वहां पर सर्च करेंगे तो आपको साइट पे इनका कोई भी ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या, लोकेशन ले लेते हैं, रीतिबद्ध ले लेते हैं, रीति सिद्ध ले लेते हैं, रीति मुक्त भी ले लेते हैं, लेकिन घाघ, भड्डरी, बैताल कोई नहीं उठाता है, ठीक है। विशेष वर्गीकरण इन पर कोई नहीं लेता है। अब लास्ट ऊपर है रीति मुक्त नीतिकार। रीति मुक्त नीतिकार, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, हम बहुत सुनते हैं, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, नसरिया पर जाते सिर पर तरफ निशान, ये ना जाने कितनी बार सुन चुके होंगे, बोल भी चुके होंगे। पढ़ते समय छात्र को रटाया जाता है, बेटा करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, ठीक है। लेकिन क्या ये वृंद का है, ये कोई जान जाए या जो हम हिंदी साहित्य प्रेमी है वो भले ही जान जाए, बाकी इसके
इसके अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन ये कोटेशन सबको पता, ठीक है। ऐसे एक नहीं कई वृद्ध और गिरधरदास की कुंडलियां कितनी फेमस है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप रीतिकाल के टॉपिक उठा सकते हैं अपने रिसर्च के पॉइंट से। मैं आपको एक जस्ट हिंट दे रही हूँ, बाकी जो आपका मन हो वो आप लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके जो भी कवि हुए, ये सारा जितना वर्गीकरण अभी आपने देखा, वर्गीकरण में आपने ये देख लिया कि खाली जो वर्गीकरण भी अपने आप में सिद्ध करता है कि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। अभी हम सब डिटेल में आएंगे, तब इनकी परिभाषाएं भी करेंगे। परिभाषाएं भी मैं इससे नहीं करेंगे क्योंकि बार-बार एक चीज को बताने का वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो आपका केवल रीति मुक्त इसलिए अलग से क्लैरिफाई कर रही हूं क्योंकि जो ये उपवर्ग विभाजन है, ये उपवर्ग विभाजन जब हम रीति मुक्त में आएंगे तो हम सीधे प्रवृत्तियों और उसकी विशेषताओं को उठाएंगे, इनका उपवर्ग हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उपवर्ग में सारी चीजें क्लियर हो गई जो आपने लिखा कि श्रृंगार से शुरू हुआ, प्रबंध काव्य तक गया और सूक्ति और नीतिकाल पर जाकर के खत्म हुआ। यानी नीतिकाल को जो एक हम विशेष चश्मा लगाते हैं कि नीतिकाल का मतलब श्रृंगारिकता, घोर श्रृंगारिकता। क्या कहे आगे की कवि लीजी ना तो राधिका कन्हई को सुमिरन को महान होना, ठीक है। तो ये नहीं है नीतिकाल, थोड़ा अपना चश्मे का एंगल बदलिए, ठीक है। तो ये एंगल ही आपको बदलने के लिए नीतिकाल पढ़ाया जा रहा है कि नीतिकाल मात्र आपका केवल काव्यांग निरूपण या पांडित्य प्रदर्शन या घोर अलंकारिकता का युग मात्र नहीं है। अगर मैं एक शब्दों में या कुछ शब्दों में या एक वाक्य में ये बात कहूं कि रीतिकाल ने जितनी समृद्धता हमें प्रदान की है एक स्तर को उठाने में, वो शायद ही भाव पक्ष में भले ही थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन कला के स्तर पर, कला पक्ष के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और उसका जो एक सौंदर्य है साहित्य का, जो उसकी वैशिष्ट रूप है, उसके लिए कोई दूसरा सानी नहीं है। आधुनिक काल को स्वर्ण युग आज कहा जाता है, तब भक्ति काल कहा जाता था स्वर्ण युग, ठीक है। सरसता बहुत है, हम रम जाते हैं राम के दोहे में, कृष्ण के दोहे में, आधुनिक काल की खड़ी बोली में, यथार्थ के बिल्कुल जिसको कह सकते हैं रस में डूब जाते हैं। लेकिन अगर जब हम साहित्य प्रेमी हैं और साहित्य के छात्र छात्राएं हैं हम सभी, तो ये हम जान सकते हैं कि हमारा साहित्य को किसने क्या दिया है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक शुरू होता है रीतिकाल के प्रवर्तक, ठीक है। रीतिकाल के प्रवर्तक सबसे ज्यादा विवादास्पद, लेकिन विवादास्पद के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि विवाद एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संकेत होता है, ठीक है। विवाद का मतलब लड़ाई नहीं होती है, आप सब बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या हेल्दी कंपटीशन नहीं है आपके बीच में? बिल्कुल होना चाहिए। और जहां कंपटीशन नहीं है वहां शायद आगे बढ़ने का स्कोप भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो जुनून नहीं आएगा कि हम अपने सहपाठी से आगे बढ़ें, तब तक आगे बढ़ने का वो जो एक जिसको कह सकते हैं आग जो होती है वो नहीं आती। आज शायद जुनून बढ़ाया तो आप एक गुलदस्ता बन करके आए, ठीक है। तो प्रवर्तक कवियों के लिए ही वो विवाद हुआ। सबसे पहले कौन है रीतिकाल का प्रवर्तक कवि? प्रवर्तक का मतलब जिसके पीछे परंपरा या परिपाटी चलती हुई आ रही। प्रवर्तक का मतलब तो यही है, ठीक है। हम भारतीय उपनिषद को कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं, इधर हम मध्यकाल जो अभी आप पिछले हफ्ते पढ़ के आए हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयसिंह, ठीक है। 4 प्रवर्तक पढ़ते हैं, बाकी सारे कवियों को साइड में रखते हैं, ठीक है। लेकिन प्रवर्तक का मतलब तो यही होता है ना कि जो लीड कर सके, पूरे काल को उसके नाम से पहचाना जा सके। तो इस पे 2 सबसे ज्यादा हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक आपका आता है कि केशव दास को प्रवर्तक मानने वाले आचार्य श्याम सुंदर दास, लिखते जाइए ये सब कीवर्ड्स है, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए,
चिंतामणि त्रिपाठी को प्रवर्तक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रीति परंपरा का ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ, रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ कृपाराम द्वारा रचित हित भेद से संबंधित 3 अन्य ग्रंथ हैं। हित तरंगिणी है, लेकिन हित भेद से संबंधित 3 अन्य ग्रंथ हैं। देखिए, अच्छा, रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी तो आप जानते हैं, लेकिन हित भेद से संबंधित 3 अन्य ग्रंथ हैं। हित तरंगिणी आप साथ में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, पहला लिखिए 3 ग्रंथ में, नंददास का रसमंजरी, नंददास का रसमंजरी, मोहनलाल का श्रृंगार सागर, मोहनलाल का श्रृंगार सागर, और रहीम का बरवै नायिका भेद, रहीम का बरवै नायिका भेद। ये 3 लिखने से ये अपने आप में स्पष्ट हो गया कि नायिका भेद और काव्यांग निरूपण का वर्णन का सूत्रपात भक्ति काल से ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन भक्ति काल में ये चरम पर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि भक्ति काल का जो वर्ण विषय था वो कृष्ण के अनन्य उपासक थे, राम के अनन्य उपासक थे। ठीक है, इधर निर्गुण राम और इधर सगुण की जो प्रेम धारा थी, ठीक है, सॉरी, निर्गुण की जो प्रेम धारा थी वो उसका ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में हम भाव जगत में ही अपने उत्कर्ष को ढूंढते रहे। इस कारण से सूत्रपात तो हुआ लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ इसका मूल आधार उनसे भी पहले लिख लीजिए, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र और भानुदत्त चरित, भानुदत्त रचित रसमंजरी नामक ग्रंथ है। भानुदत्त रचित रसमंजरी नामक ग्रंथ है। ठीक है, और कुछ वर्णन हमें सूरदास के सूरसागर और साहित्य लहरी में भी कुछ भाग, अंश जिसको कह सकते हैं, वो मिल जाता है। सूरसागर और साहित्य लहरी में नायिका भेद का यत्किंचित प्रयोग मिल जाता है, यानी प्रवृत्ति का परिचय जिसको कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त करनेस कवि, करनेस क र नामे की मात्रा स, करनेस कवि का अलंकार पर ही 3 ग्रंथ लिखे गए। करनेस के 3 ग्रंथ लिखे गए। देखिए, कर्णाभरण भूषण, कर्णाभरण भूषण, श्रुति भूषण और भूप भूषण। कर्णाभरण भूषण, श्रुति भूषण और भूप भूषण। ठीक है, अब हम इन ग्रंथों का नाम लिख लिया। ठीक है, अब प्रवर्तक में जो हम केवल चिंतामणि और केशव की बात करते थे, अब आपके पास ये पर्याप्त इतना मैटर है कि आप बता सकते हैं कि इन 2 के अलावा भी हम इनका सूत्रपात जब इतना ज्यादा हो गया था तो उस सूत्रपात के बाद क्या होता है? विकास होता है।
विकास होता है, वही हमारे साहित्य की भी परंपरा रही कि रीति काल में आकर के उसका विकास आपको चरम रूप में प्राप्त हुआ, उसका विकसित रूप हमें प्राप्त हुआ। तो वो कह सकते हैं कि सूत्रपात के बाद केशव दास ने रीति ग्रंथों की भरपूर मात्रा में प्रयास करा, लेकिन अब जो केशव को मानते हैं श्याम सुंदर दास और नगेंद्र, उनका खंडन रामचंद्र शुक्ल ने किस रूप से करा कि लिख सकते हैं इसको कि शुक्ल जी का तर्क था कि रसिक प्रिया की रचना 1648 में हुई और कवि प्रिया की 1658। ठीक है, और उससे पूर्व तो आपने पढ़ ही लिया कि रीति ग्रंथों का था अंतर, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे तक कुछ नहीं हुआ और उसके आगे भी कोई वर्णन, ज्यादा वर्णन नहीं लिखा गया। अब क्यों नहीं लिखा गया? तो इस बात पे उसकी परिपाटी आगे नहीं बढ़ी, यानी कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखने के बाद उसकी परिपाटी का आगे अनुपालन नहीं किया गया। ये आचार्य शुक्ल ने तर्क दिया संदेह करके, ठीक है। लेकिन चिंतामणि की जब शुक्ल जी ने बात कही तो तर्क क्या दिया कि इन्होंने काव्य शास्त्र संबंधी 4 ग्रंथों की रचना करी, काव्य शास्त्र संबंधी 4 ग्रंथों की रचना करी। 4 ग्रंथ लिख लीजिए, रसविलास, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, और चौथा है कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, अब इसमें चारों के नाम के बाद ही इसी के बाद से एक लाइन लिख लीजिए, लक्षण ग्रंथों की परंपरा अनवरत चलती रही। लक्षण ग्रंथों की परंपरा अनवरत चलती रही। ठीक है, और लेकिन केशव के हम मत को भी बिल्कुल नकार नहीं सकते। हिंदी में ये लिख लीजिए, हिंदी में रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय, हिंदी में रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय केशव को ही जाना चाहिए। हिंदी में रीति की परंपरा का श्रेय केशव को ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर नटशेल में हम बात करें प्रवर्तक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रवर्तन का श्रेय कृपाराम को और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय केशव को और शुक्ल जी के मत को अगर हम स्थापित करें तो अविरल अखंडित करने का जो श्रेय है वो चिंतामणि को जाता है। यानी 3 कैटेगरी में आते हुए हम सूत्रपात से विकास और विकसित रूप में रीति ग्रंथों का आप प्रवर्तन मानते हैं। ठीक है, प्रवर्तन का श्रेय कृपाराम को, व्यवस्थित करने का केशव को और अखंडित परंपरा आगे चलती है तो वो चिंतामणि तक आगे बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, तो केशव से चिंतामणि के मध्य आपका रसचंद्रिका, तिलाशतक, रंगभाव माधुरी लिखना है नहीं, केवल जस्ट मैं विदाउट एक लाइन कर जा रही हूं, केवल एक लाइन है। तिलाशतक, रंगभाव माधुरी, नक्षिक, सुंदर श्रृंगार, भगवे नायिका वेद, सुधानिधि आदि ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें रीति काल की काव्य प्रवृत्तियां विद्यमान थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें ये क्वेश्चन आता है रीति काल के कवि चिंतामणि है या केशव है,
ठीक है, यही सबसे फेमस क्वेश्चन है। तो अब हम इस डिटेल को अपने से ज्यादा आगे बेटर करते हुए सारी चीजें लेके चले जाएंगे, ठीक है। प्रवर्तक को लेकर के अगर कोई भी आपके मन में जिज्ञासा आए क्लास के में तो आप कल उस चीज को और भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन परवर्ती कवियों ने इन तीन का ही पालन करते हुए आगे वर्णन करा। तो अगर हम तर्क की बात करते हैं तो तर्क की बात में हमारे पास यही मुख्य जो बिंदु हैं, इनका विस्तार केवल हमें अपने शब्दों में करते जाना, ठीक है। रीतिकाल का प्रवर्तन ये हमारा फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अच्छा, अब हम जब रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमें जान लेना आवश्यक है कि कोई भी पृष्ठभूमि किसी भी समाज में की देन होती है, ठीक है। पृष्ठभूमि अचानक से नहीं आ जाती हमारे सामने, ना एक दिन में आ जाती है, ना एक व्यक्ति का विशेष योगदान होता है। पृष्ठभूमि समाज में व्यक्तियों के मिले जुले मिश्रण के आधार पर उपजी हुई देन होती है, ठीक है। चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, क्योंकि हमारा राजनीतिक और आपका सांस्कृतिक और आपका जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो इन्हीं समाज की दी गई हुई ही देन होती है। और साहित्य क्या है? उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हृदय पर जो प्रभाव डालता है, उसकी जो अनुभव होता है, वही हम शब्दों के रूप में, लेखनी के रूप में उसे उकेरते हैं, वही साहित्य के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने आता है, ठीक है। तो परिस्थितियां समझ में आ गई, क्योंकि जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमें पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होगा, और इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा तो परिस्थितियों को स्टार्ट करते हुए हम सीधे से आ जाएंगे। और मध्यकाल का नाम आते ही मुगलों का नाम अपने आप में याद आ जाएगा। और राजनीतिक परिस्थितियां क्या है? मुगलकालीन दरबारी संस्कृति, ठीक है। और मुगलकालीन दरबारी संस्कृति हिंदू सभ्यता के लिए, जिसको कह सकते हैं सबसे ह्रास और पतनोन्मुखी जो स्थिति थी, उसका नाम अगर हम कहें तो वो मध्यकाल। क्योंकि भक्ति काल में भी रामचंद्र शुक्ल ने क्या कह दिया था? पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है भक्ति काल, ठीक है। तो रामचंद्र जैसे शुक्ल जैसे प्रखर आलोचक ने ये कह जाने में कोई भी बिल्कुल भी जरा सा भी संकोच नहीं किया, लेकिन संकोच तो नहीं किया, लेकिन एक केवल बात कह देना पूरे काल का खंडन नहीं कर देना, ऐसे ही उसको स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दी गई है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मुगल की। तो पूर्व में इतना वैभव नहीं था जितना उत्तर में आया। उत्तर काल को ही हम रीतिकाल कहते हैं। तो उत्तर काल में ही अगर आपका आया तो मुगल शासन अपने वैभव थे। शाहजहां के शासन काल से हमारा शुरू हुआ नीति युग, और राज दरबारों में क्या था? स्वप्रशंसा, युद्ध वर्णन, युद्धोन्माद वर्णन, ओज था, लेकिन ओज को किसमें वर्णित कर दिया गया? श्रृंगार, स्व प्रशंसा, अपने गाल बजवाना, अपने मुंह मियां मिट्टू दरबारी कवियों के माध्यम से व्यक्त करना। राष्ट्रीयता की जो परिपाटी थी वो कहां तक सीमित हो गई थी? केवल दरबार तक, ठीक है। क्योंकि भगवान की संज्ञा किसने ले ली थी? केवल शाहजहां ने, फिर औरंगजेब, शाहजहां से होते हुए अकबर, सारा सब करते हुए आए। लेकिन सबसे अकबर में तो थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं सांस लेने को मिली, दीने इलाही धर्म के बाद, लेकिन हम वहां पर नहीं आ रहे हैं। हम तो मेन बात आगे कर रहे हैं कि जब सामंती युग, क्योंकि इसको सामंतवादी संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक है, रीतिकाल को, तो जो राजनीतिक परिस्थितियां थी सामंतवादी युग, और जब औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं था जो हमारी उस स्वर्ण युग और जो सोने की चिड़िया जो हमारा भारत देश
देश ग्रहण करता था उस वैभवशाली परंपरा को आगे लेके चले। अब साहित्य में इसका कैसे असर पड़ा? अरे भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि पिंजड़े में हम आतताई होकर के आपको कष्ट दे रहे हैं और उस कष्ट में क्या कहा जाए कि आपसे स्वर्णिम भविष्य के सपने देखिए, एक वैभवकारी सपने देखिए, तो क्या ये मनुष्य के लिए संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तब भी मनुष्य वैसा था, आज भी मनुष्य वैसा है, ठीक है, चाहे हम उसको किस प्रतिक्रिया के रूप में लें, लेकिन कोई साधारण से नहीं हुआ। तो इसी कारण से केवल पांडित्य प्रदर्शन, होड़ कि मैं राजा का निकटस्थ बन जाऊं, मैं राजा की नजरों में ज्यादा अच्छा बन जाऊं, क्योंकि आश्रयदाता कौन था? केवल राजा। तो उनके पेट का भरण पोषण, परिवार का आश्रय दाता भगवान के रूप में राजा थे, तो वो उनकी मजबूरी थी। आज हमें देखने में लगता है, हम उसको हेय दृष्टि से देख सकते हैं कि क्या था, लेकिन जब जो जिस परिवेश में होता है उस परिवेश को नकारना आसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो व्यवस्था बनती है वो एक के लिए नहीं बनती है, पूरे समाज के लिए बनती है। और जब समाज के लिए जो व्यवस्था होती है उसको हटा देना और उसको तोड़ देना, वो अपने पतन का कारण बनता है, ना कि व्यवस्था के पतन का कारण, ठीक है। तो राजनीतिक परिस्थितियां आपकी ये हो गई, लेकिन राजनीति से ही कौन जुड़ा है? हमारी सामाजिक परिस्थिति, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति में क्या कह सकते हैं? यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। तो अब तथा प्रजा, प्रजा तो भाई कोई उसका अपना अस्तित्व तो नहीं था, जैसा कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, सीधी सी बात है, भैया राधे राधे सब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जीवित रहने का अधिकार सबको है, अपने परिवार का भरण पोषण का, अपनी जीविकोपार्जन के लिए उन्हें जो करना पड़ा उन्होंने वो करा। लेकिन यही अब हमारी हिंदी की अपने जन्मोत्कर्ष की बात है कि इतने कठिन, इतनी आपदाई, इतनी त्रस्त, इतना ज्यादा शोषण के बावजूद भी हमारे कवियों ने खाली भरण पोषण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि साहित्य को भी वो प्रदान किया, वो काल के नाम दिया जिससे रीति काल आज भी अपने उत्कर्ष पर, आज भी बिल्कुल स्थिर रूप से स्थिर है। क्यों? क्योंकि जो उसकी समृद्धता, जो उसका वैभव हमें मिला, वो दूसरे किसी काल में नहीं मिला। आदि काल में तो चलिए प्रारंभिक युग था, लेकिन रीति काल में भावपक्ष, रीति काल में कला काल, आधुनिक काल में कला काल का उदय केवल परिस्थितियों के अनुरूप हुआ, क्योंकि समय बदल गया था। समय कैसा बदला था? हम समय को चेंज कर सकते थे, हम परिस्थितियों को बदल सकते थे, यही तो विकास की धारा होती है, लेकिन रीति काल में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हम जब ये कह सकते हैं, और अंधविश्वास, कुप्रथाएं, बाल विवाह, बहु विवाह, ये तो भाई मुगल शासक की प्रमाण था। और हिंदू परिवार क्या करते? अपनी लड़कियों को, अपनी पुत्रियों को कैसे सुरक्षित करते? बाल विवाह करके सुरक्षित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा, देखिए कोई भी कुप्रथा अचानक से जन्म नहीं लेती है, वो इसीलिए जन्म लेती है कि कहीं ना कहीं उसका कारण होता है। तो अंधविश्वास, ये आपका बाल विवाह, बहु विवाह, ये सामाजिकता की देन थी। और हमारा जो अन्नदाता था वही सबसे ज्यादा लाचार, लाचार तो अभी भी था, किसान आंदोलन कराके किसान बिल में चेंज हुआ, ठीक है। रीति काल से हम सो कॉल्ड 21वीं सदी में आ गए, लेकिन हम रीति काल पर तक ही रहते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि अगर वो समसामयिक चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर वो उसमें प्रसंग दूसरा हो जाता है। लेकिन पहले भी मजबूर था, बस उसको हम साहित्य में उसकी पीड़ा का एहसास कर सकते हैं कि जो हमारा अन्नदाता था उसकी जमींदारी, सामंती व्यवस्था ने कैसे रीति काल में वो सारी प्रथाएं रख करके अपने आप की हुकूमत को सबसे ज्यादा बलिष्ठ बना करके उसको केवल एक नगण्य और केवल भिक्षाटन बनने वाला आधार दे गए। तो ये रीति काल की क्या थी? राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां। और आपका इसके बाद आया धार्मिक। धार्मिक में तो कह सकते हैं सबसे पतनोन्मुखी काल था। क्या? जब
देखा ज्यादा विद्रोह हो रहा है तो भगवान का नाम ले लिया। यानी जो रास लीला है और जो लीलाओं का वर्णन है उसमें दैहिक और ऐहिक में अंतर लाया गया। दैहिक का मतलब शारीरिक सौंदर्य का वर्णन, ठीक है, शारीरिक सौंदर्य का नायिका भेद वर्णन पूरी आपकी नायिकाओं का सर्वांगीण वर्णन पूरा करा गया, चाहे वो ऊहात्मक हो, चाहे वियोग श्रृंगार हो, चाहे संयोग श्रृंगार हो। लेकिन ऐहिक यानी जो इंद्रिय जो वर्णन होता है वो इसमें सूक्ष्म वर्णन हमें मिला, लेकिन रीति मुक्त कवियों में मिला। रीति मुक्त कवियों में जब हम सूक्ति प्रबंध काव्य और हम जब नीति उपदेशक में आते हैं तब हमें उनका जो उदात्त वर्णन है, जो समाज का उपयोगी वर्णन है, उसके लिए केवल उन नायिकाओं का वर्णन करा गया। तो ये अपने आप में बात समझ में आई कि दैहिक वर्णन ज्यादा था, नायिका भेद वर्णन ज्यादा था, लेकिन साथ में आयोजन जो रास लीलाएं रचाई गई, जो दरबारी संस्कृति में वैश्या और जो उनका प्रधानता बढ़ती गई, वो आधार दे दिया गया था धर्म की आड़। ठीक है, लेकिन जैसे सिद्ध और नाथ नहीं रह पाए धर्म की आड़ में स्त्री भोग का केवल वर्णन करने का, तो ये कैसे ज्यादा देर तक रहता। तो कोई भी अगर किसी भावना की भी अधिकता होगी तो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयते। तो जब वर्जना हुई तो वैसे ही उसका मूल्य भी गिर गया कि धर्म के नाम पर धर्म की आड़ में जो रीति काल का वर्णन करा गया वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं था। क्योंकि थोड़ी देर का क्षणिक सुख तो आनंद के आधार बन सकता है, लेकिन हम किस देश की मिट्टी में पले हैं, सत्य चित्त आनंद की परिपाटी का पालन करते आए हैं। हम उस सुख की, उस आनंद की खोज में साहित्य के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम क्या सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना का आधार बनाते हैं। तो वो धर्म की आड़ ज्यादा दिन तक ही नहीं रह सकती। ठीक है, अब हम इसमें आ गए साहित्य, जो रीति काल का सबसे समृद्ध, सबसे आधारभूत वर्णन किया गया। भाव पक्ष में तो विषय वस्तु दी गई, लेकिन उस विषय वस्तु में हम जब आए आगे क्या साहित्य और कला की दृष्टि से रीति काल सबसे ज्यादा समृद्धता का युग माना गया। और उसके साथ साथ जो ये कहा गया कि साहित्य में अगर हम कहें साधारण जन को लिया गया, आम जन को लिया गया, उसका शुद्धता नहीं। क्यों? क्योंकि साधारण जन तक जब कभी पहुंचेगा तभी तो वर्णन करेगा। जब उसकी सीमा परिधि कहां तक रह गई, दरबार, दरबार के सामंत और दरबार का राजा, ठीक है, और दरबार के राजाओं, राजा की खुशी और सामंतों की मांग तक ही आधारित रह गई। लेकिन अपने आप को अधिक ज्ञानवान सिद्ध करने के चक्कर में उन्होंने इतना सुंदर आपको साहित्य की समृद्धि देकर के वो चले गए, जिसका श्रेय आज भी अगर हमें देने को कहा जाए तो हम पीछे नहीं। ठीक है, तो ये आपका सारी परिस्थितियों का सारी चीजें हो गई अब आपकी। और इसमें अगर कोटेशन के रूप में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ले सकते हैं कोटेशन, इसमें आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कोटेशन है इसमें, ठीक है। और इन दोनों के कोटेशन बहुत आपके अच्छे से सारी सब चीजें दी गई है। काल के कवियों पर कार्य करते हुए कहा है कि रामचंद्र शुक्ल के दो लाइन है कि रीति काल के कवियों ने तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही काव्य सृजन किया है। एक प्रकार से कविराज तो रईसों के मुख में मकर ध्वज छोपते हैं, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी मांगते हैं। यानी रीतिकालीन कवि वासना के रस में आकंठ डूबकर समाज को ऐसा काव्य प्रदान कर रहे थे जो श्रृंगार के संकुचित दायरे में घिरा हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत काव्य शास्त्र का और जो हिंदी में काव्यांग निरूपण का जो चरमोत्कर्ष था वो भी आपका इस रीति काल में देखने को हमें पूर्ण रूप से मिलता है। यानी कवियों का जो दंगल हो रहा था, उस कवि दंगल में
बिल्कुल दंगल ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये था ना कि कौन दरबार में रह पाने के लिए स्थान ले पाता है, क्योंकि होड़ जब लगती है एक ही तरीके की होड़ लगती है, तो फिर उसमें इस दंगल में लेकिन जो निष्कर्ष जो मत करके आया हमारे सामने, उन परिस्थितियों में इतनी जो पतनोन्मुखी स्थिति थी, चाहे धर्म के रूप में हो, चाहे साहित्यिक आपका सामाजिकता हो, चाहे धार्मिकता हो, लेकिन इन सब के बाद हमारे पास क्या बचा रह गया था? केवल हमारा साहित्य का कला पक्ष का वैभव। ठीक है, क्योंकि ऐसे कवि न कभी हुए थे, न हुए हैं और न होंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके की रचना करना, क्योंकि इतना पांडित्य भी तो होना चाहिए, इतना अध्ययन भी तो होना चाहिए कि आपका जो छंदों का अजायब घर रामचंद्र का, जब हमने पीजी करा था तब रामचंद्र का कोर्स में थी, तब तो लगता था भगवान कराए नीचे शायद रामचंद्र का कोई समझा देगा। सच बता रही हूँ। तो रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा गया, कठिन काव्य का प्रेम कहा गया रामचंद्रिका को, तो बिल्कुल स्पष्ट है ये। सच बता रही हूँ, एक एक लाइन के एक एक शब्द के इतने बहुअर्थ कि अगर आप नोट करना शुरू कर दोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि ये इस शब्द के इतने अर्थ है, इस शब्द के इतने अर्थ है। तो इसलिए इतना पांडित्य पहले दिखाओ तो आलोचना तो बहुत अच्छा लगता है करना, आलोचना तो बहुत अच्छा लगता है करना, लेकिन आलोचना के लिए पहले अपने आप को स्टैंड तो करो, स्टैंड तो करो, क्योंकि आलोचना करने का अधिकारी वही हो सकता है जो पहले उस स्तर का हो। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना की तो वो उस स्तर के थे, अजय प्रसाद द्विवेदी ने उनके तर्क का खंडन किया तो वो उस स्तर के थे, क्योंकि खाली मुंह चलाने से या हरगल गुलाब करने से किसी की आलोचना सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो रीति काल जब कुछ लोगों की अपनी किंचित विचारधारा के कारण जो उपेक्षित होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जो शोध विषयों में रीति काल बिल्कुल नगण्य हो गया है, वो उसका कारण यही है। अरे रीति का, अरे भैया इसमें मत करना, इसमें मत करना, इसमें मत देना, ये सारी सब चीजें कॉमन मेकर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं है। अगर आप में मानता है, आप कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी रीति जैसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप इमेजिनेशन कर लेंगे कि सामने हवाई जहाज खड़ा है। ठीक है, ये भी भावना नहीं होती है, भावना को भी तत्व चाहिए होता है। जब पत्थर होगा तभी तो सजीव दिखेगा, जब पत्थर ही नहीं होगा तो मूर्ति का आधार आप कैसे सिद्ध कर सकते हो? वही रीति काल के लिए मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। ठीक है, अब आपका आगे नेक्स्ट जो पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, रीति काल की विशेषता, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें जब हम ये करेंगे फिर हम बाइफरकेट करते हुए आपको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें हम चार्ट बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात तो ये आप समझते हैं क्या कि रीति काल जनता का नहीं दरबार, जनता का साहित्य नहीं था, आम आदमी का साहित्य नहीं था, दरबारी संस्कृति का दस्तावेज था, दरबारी संस्कृति की उपज थी और सामंतवादी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने था। ठीक है, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के नाम पर ही हमें सारा साहित्य यहाँ पर प्राप्त होगा। सबसे पहले कि एक एक कोटेशन लिखते हुए हम सारी हेडिंग्स को आगे मूव ऑन करेंगे। समझा मैं दे रही हूँ आपको, जो अपने शब्दों में समझ में आए क्लास में या क्लास के बाद जो आपको नोट डाउन करना है लीजिए। एक एक कोटेशन लिखाते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन एक कोटेशन इसलिए लिखा रही हूँ कि आपके पास एक होल्ड रहे, बाकी आप उस पर जितना विस्तार करेंगे वो आपके कोटेशन, क्योंकि एक एक हेडिंग में एक हेडिंग कम से कम 10-10 कोटेशन है, लेकिन 10 कोटेशन लिखाना अगर शुरू कर दूंगी तो क्लास का मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक एक आपको लेती जा रही हूँ, उसी के माध्यम से आपको डिस्कस करती जाऊंगी और उसमें आप एड ऑन कर लें। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लास्ट डे तक जैसे जब क्लास ओवर हो जाए, 5-7 मिनट रुक जाऊंगी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं, जितना आपने पढ़ाया पहले का मेरे को नहीं पता, मैं रीति काल तक ही फोकस करूंगी कि रीति काल में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अगर आप कुछ डिस्कस करें नोट्स के रिगार्डिंग तो क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं 5-10 मिनट। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आप चैप्टर वाइज अगर तैयार करते जाएंगे
ठीक है, ये सामान्य मनुष्य की व्यवहारिकता है। ठीक है, मैं भी उसी में आती हूँ, आप भी उसी में आते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले रीतिकाल। रीतिकाल का मतलब हम सबने समझ लिया, रीतिकाल का नामकरण हो गया, रीतिकाल की प्रवृत्तियां से अब हमारा सारी चीज आ रहे हैं श्रृंगारिकता, जो सबसे घोर आपका विशेष प्रवृत्ति में आता है। सबसे पहली हेडिंग आपकी है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता में हमने दोनों वर्णन इसमें अतिशय या अतिशय रूप में मिलते हैं। क्या? संयोग श्रृंगार भी और वियोग श्रृंगार भी। ठीक है, और संयोग श्रृंगार में हम कोई भी उदाहरण आसानी से ढूंढ लेंगे। वियोग श्रृंगार में जहां अतिशय ऊहात्मकता है, बिहारी जी के दोहे से मैं इस बात को ले रही हूँ, ये वाली के 2 लाइन लिख लीजिए, फिर आप उसको कंप्लीट करते जाइएगा। इत आवत चली जात उत, क्योंकि सबकी कॉमन लाइन है, आप सब उसको कंप्लीट करें, केवल मैं आपको हिंट दूंगी। इत आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चली 6-7 तक हाथ, बाकी आप पूरा कर लेंगे। चली इंदौरे सी रही, लगी दुशासन साथ। मतलब इसका भाव यही है कि वियोग में इतनी कृष्टाय हो गई है। वियोग का ऊहात्मक वर्णन है इसमें। ऊहात्मक वर्णन मतलब जिसको कह सकते हैं हाइपरबोल नहीं, बिल्कुल ओवरलैपिंग, मजाक की हद तक पहुंच जाए। बिल्कुल, कि वो इतनी आपकी वो कृष्टाय हो गई है कि अगर उसकी हिलोरे में रहने पर वो हवा चलती है तो वो किसी तरीके से सांसों के आधार से भी केवल एहसास की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकता पराकाष्ठा जो ली गई है वो ये यहाँ पर उस बात की बात कही जा रही है कि वियोग श्रृंगार में भी साधारण वियोग नहीं है। नागमती का भी आपने सुना था कि वो धुआं बनना चाहती है, वो राग बनना चाहती है, लेकिन वो भावना थी उसकी। यहाँ पर क्या कह दिया गया? वो तो हो गई, ठीक है, वो तो ऐसी हो गई वियोग। तो यहाँ पर श्रृंगारिकता का ये वर्णन करा गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैटर जो है, जो रीतिकाल जिसे जाना जाता है, रीति निरूपण। ठीक है, रीति निरूपण। रीति निरूपण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 1.5 लाइन की कोटेशन है, केवल वो लिख लीजिए। रीति निरूपण में मैं सारी सब चीजें आपको बता चुकी हूँ, लिख लीजिए। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, सैकड़ों कवि हुए हैं। लेकिन वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, लेकिन वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये रीति ग्रंथों का वर्णन, और इसमें आप जो लिख देंगे विशिष्ट पद रचना रीति, रीतिरात्मक काव्य से, और जो रीति एक विशेष परिपाटी या विशेष पद समूह में बंधी गई रीति का वर्णन करना ही रीति निरूपण प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। और उसके साथ साथ आपका काव्यात्मक निरूपण, नायिका में जो मैंने 3-4 लाइन आपको लिखाई है, वो आप रीति निरूपण के हेडिंग में आप उसको मेंशन कर देंगे। अब इसके साथ साथ है आपका अलंकारिकता, क्योंकि जो विशेष है वही हम सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है अलंकारिकता। अलंकारिकता नहीं है, अलंकारिकता। ठीक है, क्योंकि जब का आपका प्रत्यय जुड़ जाता है इसमें अलंकारिकता हो जाता है, अलंकारिकता नहीं होता है। हाँ, तो इसमें तो वो जो मैंने पहले बोला, यद्यपि सुजाता सुलक्षणी सुब्रन सरस्वती, तो 2 लाइन लिख करके छोड़ दीजिए बस। विश्व का भूषण लिखना विराजही कविता बनिता ये लिखना, लेकिन इसमें अलग अलग जो 2-3 जिसको कह सकते हैं अलंकारों का वर्णन का आप मैटर लेते हुए लिख सकते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा का आप लिख दीजिएगा, सोहत ओढ़े पीठ पटु, एक लाइन लिख करके छोड़ दीजिए, आप उसको आगे डिटेल बनाते जाइएगा। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गाल, श्याम सलोने गाल, बस इतना लिख करके आप छोड़ सकते हैं।
और ये आपका पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? आपको ज्यादा कोटेशन याद है भाई, हर एक कह सकते हैं पॉइंट के कोटेशन याद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन किसी में ऐसा होता है कि आपको एक हेडिंग में 3-4 कोटेशन याद है, तो आप उसमें अपना मैटर और अपने ज्ञान की महत्ता दिखाने के लिए आप 2-2 लाइन के बाद क्रॉस कर करके आगे मेंशन करते चले जाइए। जैसे किसी में आपने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली मैटर लिख के छोड़ दिया, किसी में आपको 2-3 आते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप एक ही 2 लिखें, आप 2-3 मेंशन कर सकते हैं। 2-2 लाइन लिख करके क्रॉस लगा करके आगे मेंशन कर दीजिएगा। यमक का उदाहरण लिख सकते हैं, कलक करते सौगुनी मादकता अधिकार, बस 2 लाइन लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उससे आपको ये हिंट रहेगी कि हम इसमें ये चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार का बिहारी का प्रवेश हुआ था अन्योक्ति अलंकार से। राजा जय सिंह के दरबार में कौन सा? नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास यही का। लिख लीजिए इसको, एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अलंकार में आपको मैंने 3-4 बोल दिया है, इसके अलावा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दरबारी संस्कृति जो सबसे ज्यादा प्रमुख था इसमें, और इसको कह सकते हैं अगर कि बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतिराम सभी दरबारी कवियों की जो वृत्ति थी उसको लेकर के ही अपने साहित्य को रचने का आधार बनाया जिसने, ठीक है। और हम चाहे इसमें आश्रयदाता में आप देख सकते हैं, देव के आश्रयदाता भवानी सिंह थे, ठीक है। भवानी सिंह के भवानी विलास लिख दिया उन्होंने। कुशल सिंह के लिए कुशल विलास लिख दिया। देव के भवानी सिंह का भवानी विलास, कुशल सिंह का कुशल विलास। सूदन ने राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिख दिया। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिवा बापनी, छत्रसाल बुंदेला, छत्रसाल के लिए छत्रसाल बुंदेला, ठीक है। और बार बार यही कहते थे, उम्र दराज महाराज तेरी होनी चाहिए। ये हर बात पे उनको उम्र दराज महाराज तेरी होनी चाहिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करिएगा कि ये सारी सब चीजें क्या हर दरबारी कवि को बार बार अपने जिसको कह सकते हैं लेते हुए ये सारा वर्णन करना पड़ता था कि प्रशंसा के साथ साथ खाली प्रशंसा नहीं, चाटुकारिता, ठीक है। चाटुकारिता विशेष रूप से दरबारी कवियों की ये उपज थी जो आज हम अधिकारियों और अधिकारियों के जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके रूप में हम पाते हैं। थोड़ी सी चाटुकारिता हाईटेक हो गई है, लेकिन रहेगी तो वो चाटुकारिता ही, ठीक है। उसका कोई दूसरा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो दरबारी संस्कृति ने जो उपज करी है और जो मुगलों की संस्कृति से ये सारी सब चीजें कही हैं, और क्या कहा है, दिन को दिन तो हम दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहा है तो रात को रात कहा है, लेकिन बस उनका कहने का तरीका क्या था कि उन्होंने साहित्य के माध्यम से चाटुकारिता उत्पन्न की। और अगर चाटुकारिता थोड़ी सी इतनी उपयोगी है तो ऐसी चाटुकारिता की जगह है साहित्य में,
क्योंकि ये चाटुकारिता केवल सीमित दायरे तक मैं और तुम तक सीमित नहीं है। मैं तुमसे हट करके हम तक की सीमा में आया। तो उस चाटुकारिता के लिए मास्टर एक आप लाइन लिख लीजिए। भूषण का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी। लाइन लिख लीजिए, आप कंप्लीट कर दीजिए। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी। ठीक है। हाँ, आप इसमें एक शुक्ल जी का एक डेढ़ लाइन का है वो कोटेशन लिख लीजिए तो आपके पास पर्याप्त मैटर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने भूषण की रचनाओं की प्रशंसा में लिखा है। आचार्य शुक्ल ने भूषण की रचनाओं की प्रशंसा के में लिखा है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी की प्रशंसा करते हैं तो समझ लो कि वो सचमुच में प्रशंसा योग्य है। ठीक है। हाँ, लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के, वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है, अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का उत्साह सारी हिंदू जनता स्मरण करती रहती है। सारी हिंदू जनता स्मरण करती रहती है। उसी की व्यंजना भूषण ने की है। उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ठीक है। तो ये तो हम कह ही सकते हैं शिवाजी के लिए तो मतलब अमेरिका से एक मत आप सभी भी होंगे, चाहे हम उस प्रांत से हो या ना हो। भारत देश के तो हैं हम सब नागरिक, और जो हमारे वीर हैं उनकी वीरता के लिए हमारे पास प्रशंसा के अलावा कोई भी आलोचना नामक शब्द जैसी डिक्शनरी में होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, अब हम आ गए नेक्स्ट उसमें हेडिंग में बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। ठीक है। अब स्तर तो उनका कवि का था, लेकिन कवि के साथ साथ क्या था कि वो बहुज्ञ थे, जिसको आज हम कहते हैं मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी आपको चाहिए। अब हम एक के साथ सब सदे वाली बुद्धि पर चरितार्थ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपकी नौकरी अगर लगेगी शिक्षक के रूप में तो शिक्षा तो आपको देनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारे कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना पड़ेगा। तो ये हमें कब मिला था देखने को? रीतिकाल में पहले से ही मिला था। ये जो हमारे जो पैतृक परंपरा साहित्य की रही है उसने ये बात सिद्ध करी है कि वो एक क्षेत्र में प्रवीण नहीं है, सिद्धहस्त नहीं है, कुशल नहीं है, वो बहुत क्षेत्र में कुशल है। और अगर आज की हमारी पीढ़ी इस बात को प्रूव कर रही है तो वो हमारे पूर्वजों की परंपरा को ही प्रूव कर रही है। क्या अभी हम आप सब हमारे इस घर में जो बड़े हुए हैं हम कहते हैं पढ़े नहीं है लेकिन कड़े हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी बहुज्ञता के आधार पर ही कहते हैं। हम शो ऑफ में आकर के भले ही उनकी रिसर्च कर जाए, लेकिन जो बहुज्ञता है वो हमारी जीन्स वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो कन्वर्टेड होती आ रही है। और साहित्य इस बात का जीवंत प्रमाण है कि रीतिकाल एक ऐसा काल हुआ है जिसने बहुज्ञता को साबित करा है और प्रमाण रूप में साहित्य को
ठीक है, भले ही नायिका भेद और काव्यायनी निरूपण का नीति का पूरा अनुपालन नहीं करा, लेकिन अपनी बहुज्ञता में कहीं किसी स्तर से कम है। रीति सिद्ध बिहारी बहुज्ञ कवि है, गागर में सागर भरा है। जैसे सागर शब्द क्यों लिया है? सागर में अनंत रत्न होते हैं, ठीक है, खोज पाओ तो खोजो, नहीं तो खाना पानी लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप खारा पानी लेने की दम रखते हैं या रत्न लेने की दम रखते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर नीतिकार ने भी सिद्ध करी कि बहुज्ञता इतनी ज्यादा लेवल पे थी, इतना ज्यादा ज्ञान था इनको, चाहे हम केशव को उठा ले, चाहे हम बिहारी को उठा ले, चाहे आप धनानंद को उठा लीजिए, चाहे देव, चाहे पद्माकर का प्रकृति वर्णन, क्या कोई सानी है उनके प्रकृति वर्णन? एक एक शब्द आप उठा लीजिए पद्माकर का। तो ये जो प्रतिनिधि कवि है नीतिकाल के, ये अपने आप में एक नायाब कोहिनूर है। ये जो नायाब कोहिनूर है, इनकी कसौटी रखने वाला साधारण आलोचक कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता साधारण आलोचक। तो ये बात अपने आप में प्रूव कर रही है ये बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन। हमने चमत्कार जादू में देखा था, लेकिन नीतिकाल के कवियों ने तो साहित्य में चमत्कार पैदा किया और शब्दों के माध्यम से वो ऐसे शब्द शिल्पी थे, शब्द के जादूगर थे, जिन्होंने चमत्कार दिखाया कि आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, करने की जुनून तो पैदा करिए, ठीक है। आइए तो उस क्षेत्र में उतरने की हिम्मत तो कीजिए, ठीक है। क्या नल की अरुणल नीर की एक एक गली कर जो जेते नीची में चले देते ऊंचे हो। वैज्ञानिक हम कहते हैं बीएससी कराया हमने, हम तो साइंस पढ़े हैं, ठीक है। हिंदी हिंदी बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। लेकिन हिंदी में लाके दिखाओ फर्स्ट डिवीजन, उसमें तो तुमने O2 लिखा, अगर O2 10 नंबर का है तो 10 में 10 मिलेंगे, लेकिन हिंदी में तुम 10 पन्ने पढ़ोगे तब भी तुम्हें 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में आप उतनी वाक पटुता और शब्द कौशल तो लाइए, तब तो आपको पता चलेगा कि इस विषय में क्या है, ठीक है। लेकिन उसके दोषी हम और आप ही हैं। लेकिन ये नीतिकाल कवियों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि हम कितनी छोटी सोच रखते हैं, हम कितनी छोटी सोच रखते हैं जो हम ऐसे नीतिकाल और नीतिकाल के कवियों की उपेक्षा करते हैं और उसको एक केवल सुराग भर के चश्मे से देखते हैं कि घोर श्रृंगारिकता, घोर दैहिक वर्णन, केवल इसके अलावा क्या नीतिकाल में कुछ नहीं है? अब आप बताएंगे नीतिकाल में इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, बहुत कुछ है, ठीक है। आप इसके बाद आप देख लीजिए, ज्योतिष हुआ, आयुर्वेद हुआ, पुराण हुआ, इतिहास हुआ, गणित हुआ, गणित का पूरा आपका कैलकुलेशन, चित्रकला हुआ, नीति शास्त्र हुआ, आयुर्वेद हुआ, सब आपको पूरा नीतिकाल में हर एक उदाहरण, आखेट का हुआ, सारे वो राजा को ज्ञान दिलाने का, उसकी तंत्री जगाने का जो उसके कर्तव्य है, वो कर्तव्य च्युत हुआ पड़ा था नवड़ा नायिका के, उसको ज्ञान दिलाने का श्रेय अगर जाता है तो नीतिकाल कवि कोई जाता है। अगर आधुनिक काल के कवियों ने अलग जगाई हमारे अंदर, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करा, तो ये नीतिकाल कवियों ने तो इतने संकुचित दायरे में रह करके बड़ा चमत्कार आपको देने का पूरा सफल प्रयास किया और वो पूरे सफल हुए, ठीक है। तो आप इनको ये दो तीन उदाहरण जो भी आपने लिखे लिख लीजिए, इनका बिहारी का तंत्रीनाथ कवित्र रस वाला लिख लीजिए, ये वाला ये आपका लिख लीजिए, तंत्रीनाथ कवित्र रस सरस राग रतिरंग, तंत्रीनाथ कवित्र रस सरस राग रतिरंग। लास्ट लाइन तो पता होगी, अन बूढ़े बूढ़े गिरे जे बूढ़े सब अंग, ठीक है। अन बूढ़े बूढ़े गिरे जे बूढ़े सब अंग, और वो वाला कौन सा, या अनुरागी चित्त की उज्ज्वल होए, तो वो सारी सब चीजें आपका वो लिख सकते हैं, नल की अरुणल नीर की इसका लिख सकते हैं, ज्योतिष का आप लिख सकते हैं, मंगल बिंदु वो नक्षत्र ज्ञान का लिख सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है।
सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं और एक एक वर्ड लिखते जाइए। ज्योतिष का उदाहरण, वैद्य का उदाहरण, नक्षत्र ज्ञान का उदाहरण, वैज्ञानिक पद्धति का उदाहरण, और आप ड्यूरेशन करके नीचे लिखते जाइए। तो उससे सामने एग्जाम में पता चलेगा, अरे भाई इसके पास समय की कमी है, इसके पास ज्ञान का भंडार है। ठीक है, तो वो नंबर देने से आपको रोकेगा नहीं, ना अपने आप को रोक पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि, और इसका अर्थ भी आपको पता हो, मेरी भावा देखो 3 अर्थ हैं आपके, हर एक शब्द के उत्कृष्ट उदाहरण है आपके अलंकार का। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आपका आया भक्ति और नीति वर्णन, क्योंकि इसको अलग मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि जब हम चमत्कार वर्णन में आते हैं तो श्रृंगार को हम ले जाते हैं। भक्ति और नीति थोड़ा उपेक्षित है, लेकिन है, भक्ति और नीति उपेक्षित है। ठीक है, तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, इसमें और वो वाला आप लिख सकते हैं कि भक्ति और नीति कम मात्रा में है। रीजी है सुकवि जो कनाई जो तो जानो कविताई, ना तो राधिका कनाई को सुमरन को मान, ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका उसमें लिख सकते हैं कि जिन्होंने बताया है बिहारी ने कि विषय की तृष्णा को त्याग करके ईश्वर का त्याग में विश्वास रखना या अपनी वृत्ति जगाना ही सर्वोत्तम है। वैसे दोहे मिलते लेकिन एक लाइन लिख लीजिए, जब करी मुख तरहरी, जब करी मुख तरहरी, जब करी मुख तरहरी, पर्यो ई धर हरि चित लाओ, धर हरि चित लाओ। फिर से देख लीजिए, जब करी मुख तर हरि पर्यो ई धर हरि चित लाओ। सेकेंड लाइन इसका पूरा दोनों लिख लीजिए, विषय तृषा परिहरि, विषय तृषा परिहरि, अजो नर हरि के गुण गाओ, अजो नर हरि के गुण गाओ। तो अपने आप में स्पष्ट हो गई बात कि इस तरीके के उपदेशात्मक दोहे मिलते कम हैं लेकिन हैं, कि विषय वासना की वृत्ति से त्याग करके आप ईश्वरोन्मुख होइए। ठीक है, भक्ति और नीति का यही है, और करतर अभ्यास वाला भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपका आया नारी विषयक दृष्टिकोण, नारी विषयक दृष्टिकोण। सबसे पहले तो हम यही जान सकते हैं कि रीति काल का, चाहे वो भाव पक्ष हो चाहे कला पक्ष हो, केंद्र बिंदु कौन था? नारी। ठीक है, केंद्र बिंदु नारी के शारीरिक सौंदर्य का पूरा लक्षित वर्णन, सारी सब चीजें जो परंपरा भक्ति काल से जायसी विद्यापति से शुरू हुई थी, विद्यापति से जायसी में आई, जायसी से आपका यहाँ पर किया, लेकिन जायसी का इसलिए बच गया क्योंकि उन्होंने अन्योक्ति परक ले लिया उसको। ठीक है, तभी तो कहा गया समासोक्ति है कि अन्योक्ति है, अन्योक्ति परक ले लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि परमात्मा हमारी पद्मावती पत्नी नायिका है और रत्न से आत्मा उसके साधन का स्वरूप है, तो इसलिए वो भक्ति के परिवेश में लपेट करके जो रख दी गई थी वो उसमें आ गया था। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सौंदर्य को इंगित करके, सौंदर्य पर ही केंद्रित करके अपनी लेखनी चलाई गई, इसलिए नारी का जो कामुक वर्णन है, क्योंकि दरबार में वैश्याओं का पदार्पण और वैश्याओं के लिए वर्णन करना, ये सारी सब चीजें हैं, और चाहे वो केशव हो या आपका धनन हो या बिहारी हो, सारी सब चीजें वैश्याओं पर रीच करके, आकर्षित होकर के, उनको ज्ञान देने का माध्यम बना करके, ये सारी सब चीजें उसमें इंगित रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि विषय वस्तु तो इंगित रही, लेकिन विषय वस्तु की, जिसको कह सकते हैं छिद्रान्वेषण करना, छिद्रान्वेषण करना की बजाय अगर हम उसको किस रूप में लेते हैं, अगर हम केवल उसको विषय वस्तु तक
नामकरण के रूप में लिया है। तो इसमें हम एक देव का उदाहरण लिख सकते हैं। लिख लीजिए, कौन गणे पुरवन नगर, कौन गणे पुरवन नगर कामिनी एके रीति, कामिनी एके रीति। नेक्स्ट लाइन, देखत हरे विवेक को, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। एक कबीर थे कि अंधा हो मुझम, ये है देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि हम एकांगी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। ठीक है, सौंदर्य का प्रतिमूर्ति के रूप में लिया है, ठीक है, लेकिन उस है के साथ क्या क्या है ये भी तो देखना पड़ता है ना। ठीक है, क्योंकि हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम समस्त परिवेश और समस्त बिंदुओं को लेकर के वर्णन करेंगे। लास्ट के बस 2 लाइन, 2 पॉइंट्स और है। प्रकृति वर्णन, प्रकृति वर्णन, प्रकृति वर्णन में तो भाई जिसको कह सकते हैं कि हम सीमित आधार पर प्रकृति वर्णन है। ठीक है, मुख्यतः आलंबन की जगह रीतिकाल में उद्दीपन, क्योंकि आलंबन के लिए जब बाहर घूमोगे तब तो भैया आलंबन होगे, है ना। जब बाहर घूमोगे ही नहीं तो आलंबन कैसे होगे। तो उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब क्या है कि हम जब बात को आधार को एहसास करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो उससे अपने भावों को उद्दीपित करते हैं। मौसम बहुत सुहावना है, सुहावना में हम भी प्रसन्न हैं, तो सुहावना हुआ कब, जब हमने प्रसन्नता एहसास की, तभी तो उद्दीपन आया भाव। तो जब उद्दीप्त करेगा वो भाव, तो उद्दीप्त में तो हम यहाँ बैठे बैठे भी हम अच्छे रूप में हैं, बहुत अच्छा मौसम है, हमें लग रहा है कि अरे भाई 1 बज गया है, बेटा अभी छोड़ टाइम और हो रहा है। तो ये क्या उद्दीप्त हुआ, तो बस ये खत्म करके आपका उद्दीपन में समझ आ गया। ठीक है, तो वो उद्दीप्त यही भाव हुआ है, हम एक जगह बैठे बैठे उद्दीप्त भाव को अपने अंदर एहसास कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकृति वर्णन में आप लिख लीजिए, सावन का वर्णन सेनापति का लिख लीजिए, सेनापति उनये नये, सेनापति उनये, उनये, उनये नये, जलद सावन के, जलद सावन के चारी दिसान, चारी हा चारी दिसान, चारी दिसान घुमरन भरे, घुमरन भरे तोवे के, घुमरन भरे तोवे के, शोभा सरसाने, शोभा सरसाने, न बखाने जात, न बखाने जात कहूं भांति, न बखाने जात कहूं भांति। लास्ट लाइन, आने हैं, आने हैं पहाड़ मानो, आने हैं पहाड़ मानो, काजल, काजल, काजल के ढोए के, काजल के ढोए के। लिख लिया कि ठीक करूं, लिख लिया कि ठीक करूं, लिख लिया। ओके, सेनापति का है। लास्ट एक हेडिंग बस लिख लीजिए, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। इसमें आप पद्माकर का भी उदाहरण प्रकृति वर्णन में ले ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लिख लीजिए, पद्माकर का प्रकृति वर्णन में भी ले लीजिएगा। लिखाओ तो नहीं ना, ले लेंगे आप लोग। हाँ, वो तो आपका गीत में कचकारक है, अगर ये पसंद है वो तो आपका अलग हो गया, लेकिन आपका इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये आपका लिख लीजिए, ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का जो विकास है वो ये यहाँ पर कंप्लीट काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है सूरदास के बाद।
ब्रज भाषा बननी सब है कविता बुक में सारी तो आप कोटेशन लिख लेंगे उसका ब्रज भाषा का कि बोल दूं हाँ